दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 26 फरवरी 2022 को हमारे कैबिनेट के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ में हमारे देश में 34 साल बाद में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल मैथ्स। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसकी खास बातें क्या है, किस प्रकार से लागू की गई, कब लागू की गई, क्योंकि आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में इस शिक्षा नीति पर निश्चित रूप से जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो यदि आप एक कंपटीटर हो, प्रतियोगी एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हो, या आप एक शिक्षक हो, या एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 34 साल बाद में जो शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है उसकी मुख्य बातें क्या है। तो आइए हम देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में खास बातें। आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता है हमारे देश में अभी हाल ही में 26 फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इसी के साथ में हमारे देश में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इससे पहले हमारे देश में 1968 के अंदर पहली राष्ट्रीय शिक्षा और उसके 18 साल बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1986 के अंदर लागू हुई थी। इस 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसमें 92 के अंदर कुछ संशोधन किया गया था, लेकिन ये संशोधन इतना कम था तो उसको एक नई शिक्षा नीति का नाम नहीं दिया गया और द्वितीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही जो है अभी तक हमारा काम चल रहा था। इसका अर्थ ये होगा कि अभी तक हमारी जो शिक्षा नीति लागू हुई वो द्वितीय शिक्षा नीति चल रही थी। 1986 के बाद में हमारे देश की कोई नई शिक्षा नीति नहीं बनी थी, लेकिन अब 34 साल बाद में 2020 के अंदर जो है हमारे देश के अंदर तीसरी शिक्षा नीति बनाई गई और वो जो है अभी हाल ही में जो है राजस्थान के अंदर लागू की गई है। ये जो तीसरी शिक्षा नीति है इसको बनाने के लिए 2017 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष जो है इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को बनाया गया। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता के अंदर ये एक समिति बनाई गई और इन्होंने जो है इस राष्ट्रीय नीति का मसौदा बनने वाली शिक्षा नीति का सबसे बड़ा मसौदा जो है इन्होंने तैयार किया और इसको फिर भारत सरकार ने हरी झंडी दी और उसके बाद में अभी जो है कैबिनेट से हमारी इसकी स्वीकृति मिली है और इसी के साथ में जो है 34 साल बाद में हमारे देश में तीसरी शिक्षा नीति अब आने वाले साल से जो है लागू हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारी शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा और इसकी मुख्य बातें क्या है। ये वीडियो जो है 2 भागों में बनाई गई। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले शिक्षा नीति की जो है खास बातें क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा नीति की प्रमुख बातें क्या है। दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम जो है हमारा 10+2 था उसको बदल के जो 5+3+3+4 कर दिया गया है उसका क्या अर्थ है उसको संपूर्ण रूप से समझाया जाएगा। तो यदि हम प्रमुख बातों की बात करें शिक्षा नीति है इसकी जो मुख्य बात जो है सबसे पहले इसके अंदर जो हमें बात बताई गई है वो हमारा जो मानव विकास और संसाधन जो मंत्रालय था जिसको हम MHRD बोलते हैं, इस MHRD का जो है नाम बदल के मानव संसाधन मंत्रालय जो था इस मानव विकास संसाधन का नाम बदल के सबसे पहले इसका नाम हमारे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। इसका एक तो नाम चेंज कर दिया क्योंकि सभी शिक्षा मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। उसके बाद में जो है संपूर्ण देश के अंदर जो है एक ही पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। पूरे देश के अंदर जो है चाहे कोई भी राज्य हो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो समान हो जाएगा, अर्थात एक देश एक पाठ्यक्रम की नीति के अंतर्गत काम किया जाएगा। सारे पाठ्यक्रम को जो है इस प्रकार से शेड्यूल किया जाएगा, सभी राज्यों का जो है एक ही पाठ्यक्रम हो जाएगा, पाठ्यक्रम जो है सब जगह समान हो जाएगा। तो ये एक मुख्य बदलाव किया गया है। उसके बाद में तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है वो अभी जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा था वो 10+2 पर आधारित था, अर्थात हम 10वीं और 10वीं के बाद में 2 साल 11वीं और 12वीं करते थे
6 साल का लड़का जो है एडमिशन लेता और 18 साल तक 12 से 18 साल तक जो है आप राज्य सरकार की निगरानी में रहते थे और उसके बाद में जो है किसी यूनिवर्सिटी के हवाले आपको कर दिया जाता था और वहां से आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। तो 10+2 कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी जो है पढ़ाई होती है। लेकिन अब जो है इस पाठ्यक्रम को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। अर्थात अब जो है आप यहाँ पे 10 और 12 साल जो है आप राज्य सरकार की निगरानी में रह रहे थे, जबकि यहाँ पे जो है 4, 3, 7, 3, 10 और 5, 15। अब जो है 15 साल जो है एक लड़का जो है वो राज्य सरकार की निगरानी में रहेगा। 15 साल का तात्पर्य ये है आपके जो है 3 साल में बढ़ाई नहीं गई है, बल्कि यहाँ पे जो 10+2 था इसमें 6 साल का लड़का जो है प्रवेश लेता था और 18 साल तक जो है वो 12वीं क्लास पूर्ण कर लेता था और यहाँ से जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। अब जो है लड़का 3 साल की उम्र में जो है उसको प्रवेश दिया जाएगा और 18 साल की उम्र तक जो है उसको 12वीं क्लास पूर्ण करवा दी जाएगी। अब जो प्रवेश है वो तीसरी क्लास में ही 3 साल में ही जो है प्रवेश हो जाएगा लड़के का और 3 साल से अब क्या होगा 3 साल बाद में उसको क्या पढ़ाया जाएगा वो जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से 5+3+3+4 को किस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर हम इसमें शिक्षा नीति में देखें क्या होता है, एक जो है इसमें बदलाव किया गया, हमारा जो GDR है उसका 6% शिक्षा के ऊपर व्यय किया जाएगा। ये बहुत बड़ा जो है खर्चा होता है, 6% जो है पूरे GDR का 6% शिक्षा पे व्यय किया जाएगा। तो काफी जो है इससे शिक्षा के अंदर जो है सुधार किया जा सकता है। अभी जो है वर्तमान में हमारे 4.43% ही जो है शिक्षा पर खर्च किया जाता था। जो GDR बनती है हमारे देश की उसमें जो है अभी तक हमारी शिक्षा के ऊपर 4.43% जो है खर्च होता था। अब जो है वो 6% जो है शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। और उच्च शिक्षा के लिए एक देश के अंदर एक नियामक बनाया जाएगा, जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी एक जो है पॉलिसी बनाई जाएगी, वो भी एक समान राज्य के अंदर समान शिक्षा मिले। उसके लिए इस MHRD को जो शिक्षा मंत्रालय नाम दिया, इसमें जो है 4 बड़े बड़े जो है विभाग बनाए जाएंगे, 4 डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे। प्रत्येक डिपार्टमेंट जो है एक पूरा स्वतंत्र प्रभाव होगा, वो उस चीज को संभालेगा। जैसे एक शिक्षा का जो है मान लो आर्थिक स्वरूप संभालेगा, तो कोई जो है उसका भौतिक स्वरूप संभालेगा। स्कूलों में भौतिक संसाधन की कमी है, वो पूरा एक डिपार्टमेंट उसको संभालेगा। आर्थिक संसाधन है वो एक दूसरा डिपार्टमेंट संभालेगा। तीसरा जो है पाठ्यक्रम और इससे संबंधित बातें हैं वो तीसरा डिपार्टमेंट संभालेगा। इस प्रकार से जो है 4 विभाग जो है प्राइवेट स्कूलों को जो है मनमानी फीस जो लेते हैं उसके ऊपर भी जो है रोक लगाने का प्रावधान है। प्राइवेट स्कूल है जो अपने मनमाने तरीके से हर साल फीस बढ़ा देती है, तो सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों पर फीस की मैक्सिमम रेट तय कर देगी। इसका अर्थ हुआ प्रत्येक स्कूल की जो है एक मैक्सिमम लिमिट बना दी जाएगी, तो आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। जैसे प्रत्येक चीज की MRP होती है, इस MRP से ज्यादा उस वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता, कम तो ले सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट जो है प्रत्येक स्कूल की एक रेट फिक्स कर देगी, आप छात्रों से जो है इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। तो इससे भी जो है काफी अभिभावकों को सुविधा मिलेगी। कई अभिभावकों की शिकायत थी, जो बड़ी बड़ी स्कूलें होती है उनका जो है 1 साल का जो है लाखों रुपए जो है व्यय होता है, वहां पे जो है इसका काफी असर पड़ेगा। उन स्कूलों में इस बात की अंकुश लगा दी जाएगी, तो वो अपने मनमाने तरीके से जो है अपनी रेट को नहीं बढ़ा सकेगी। उसके बाद में इसके अंदर जो है एक मातृभाषा को जो है वो बढ़ावा दिया गया है। मातृभाषा को बढ़ावा देने का अर्थ ये है कक्षा 1 से 5 तक जो है वो अंग्रेजी विषय को समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात बच्चे को जो है मातृभाषा के अंदर स्थानीय भाषा के अंदर जो है शिक्षण करवाना है कक्षा 1 से 5 तक। उसकी जो स्थानीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसी भाषा में जो है वो अध्ययन करवाया जाएगा और जबरदस्ती जो है उसको अंग्रेजी में शिक्षण नहीं करवाया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी चाहे वो इंग्लिश मीडियम का लड़का है लेकिन उसको जो है अंग्रेजी विषय तो अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो है वो मातृभाषा में ही पढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सरकार ने जो है एक थोड़ी सी लचीलापन रखा है, और वो लचीलापन ये अगर विद्यालय चाहे या अभिभावक चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है बच्चा, और अगर चाहे तो वो स्थानीय भाषा में भी पढ़ सकता है। जबरदस्ती नहीं होगी बच्चों के ऊपर। अगर वो चाहे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है और अगर वो चाहे तो अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ सकता है। लेकिन सरकारी विद्यालय में जो है ये कक्षा 1 से 5 तक जो है अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा और स्थानीय भाषा में जो है उनको शिक्षण कार्य करवाया जाएगा।
क्योंकि हमारे बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। कई बार जब हम बच्चों को देखते हैं इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है, गाँव के बच्चे अभिभावक जो है एक दूसरे की वोट में देखा देख जो है बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम में डाल तो देते हैं। अब बच्चा स्कूल में तो जो है अंग्रेजी बोल रहा है और घर पे आके जो है वो मारवाड़ी बोल रहा है, या घर पे जो है उसकी जो भी स्थानीय भाषा है मारवाड़ी है, गुजराती, पंजाबी, वो अपनी भाषा बोलता है। तो बच्चों को जो है बड़ा मानसिक जो है परेशानी होती है। स्कूल में कई प्राइवेट स्कूल मैंने जो है इस प्रकार के देखे हैं कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उनको हिंदी बोलने पर ही जो है पेनल्टी लगा दी जाती है। यदि लड़का इंग्लिश मीडियम स्कूल में और अगर वो स्कूल में हिंदी में अगर एक शब्द भी बोल देता है तो उस लड़के पर जो है बड़ा भारी जो है जुर्माना लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो है अपात्रता समाप्त हो जाएगी और छात्रों को जो है स्थानीय भाषा में जो है ज्ञान दिया जाएगा कक्षा 1 से 5 तक। उसके बाद में भी भारतीय भाषाओं को भी इसके अंदर बढ़ावा दिया गया है। उसके बाद में कक्षा 6 से जो है उसमें एक जो ज्ञान करवाया जाएगा संस्कृत है, कोई भी थर्ड लैंग्वेज के रूप में आपको लेनी पड़ेगी और वो भारतीय भाषा को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। विदेशी भाषाओं को जो है गौण किया गया है, विदेशी भाषा अंग्रेजी वगैरह को जो है इसमें गौण किया और भारतीय भाषा और स्थानीय भाषाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। और यदि हम इसमें बात करें भारतीय भाषा कक्षा 5 तक जो है ये होगी इंग्लिश समाप्त होगी। एक और इसके अंदर जो बड़ा भारी जो है बदलाव किया गया है वो है वोकेशनल कोर्स। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया वोकेशनल जो है ये कोर्स शुरू किया जाएगा कक्षा 6 से। वोकेशनल कोर्स का अर्थ होता है कोई भी हाथ का हुनर, ट्रेनिंग, बच्चे को जो है कोई ऐसी चीज सिखाई जाएगी जिसमें बच्चा कोई काम सीख सके। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे की जो है इलेक्ट्रिसिटी में रुचि है, अगर वो मान लो बिजली में कुछ काम सीखना चाहता है तो वो बिजली का काम सीख सकता है। कोई लड़की मान लो सिलाई सीखना चाहती है तो वो कक्षा 6 में जो है वो सिलाई ले सकती है। सिलाई है, कढ़ाई, बुनाई, खादी का काम, कारपेंटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, मैकेनिक का, जो भी काम वो सीखना चाहता है तो इस प्रकार का कोई भी जो है वो वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगा। इसी के साथ से कक्षा 6 में जो है कंप्यूटर कोर्स भी जो है वो शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो भी कक्षा 6 से बच्चे को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। तो कक्षा 6 से जो उसके कंप्यूटर का शिक्षण भी शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ जो है वोकेशनल कोर्स भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो मेन बदलाव किया गया है वो है स्ट्रीम को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था, जब लड़का 10वीं क्लास करके 11वीं क्लास में आता था तो उसको जो है एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता था, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, इस प्रकार से सब्जेक्ट चुनना पड़ता था। अब ये जो चीज है ये समाप्त कर दी गई है और ये चीज कक्षा 9 से ही लागू हो जाएगी। अभी तक जो है कक्षा 11वीं में जो विषय लेना पड़ता था लड़के को, अब जो है उसको 9th क्लास में जो है सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट की जो है वो बाध्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस नाम की अब कोई चीज नहीं रहेगी। अभी क्या था, आर्ट्स के अंदर कुछ विषय होते थे, साइंस के अंदर कुछ विषय होते या कॉमर्स के अंदर कुछ विषय। साइंस लिया तो मान लो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इस प्रकार से एक सेट बना दिया और उन्हीं 3 में से उसको चूज करना पड़ता था। आर्ट्स के अंदर आर्ट्स के जो विषय है उसी में से लेना पड़ता। अब हो सकता है कोई साइंस वाला लड़का है, उसको फिजिक्स अच्छी लगती है लेकिन गणित में मान लो उसकी रुचि नहीं है, वो गणित की जगह भूगोल पढ़ना चाहता है, तो अब वो ऐसा कर सकता है। ऐसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का कोई नहीं रहेगा। जो विषय जो पढ़ना चाहता है, एक लड़का केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री के साथ में भूगोल पढ़ना चाहता है, भूगोल के साथ में राजनीतिक पढ़ना चाहता है, तो वो कैसे भी जो है कोई विषय ले सकता है। विषय की जो है वो सारी स्ट्रीम जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो ग्रेजुएशन होगी उस ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम और बीएससी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ऐसे अब हम नहीं कह सकते कि ये कोई बीएससी किया हुआ लड़का है या बीए किया हुआ, क्योंकि उसके आर्ट्स और कॉमर्स नाम की तो कोई चीज थी नहीं, साइंस नाम की। तो अब जो है केवल वो ग्रेजुएट कहलाएगा या पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएगा। केवल ये होगा उसने ग्रेजुएशन कर ली 12वीं के बाद में। तो ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की जो है वो स्ट्रीम जो है समाप्त हो जाएगी और विषय का जो है वो दायरा बढ़ जाएगा। लड़का जो विषय लेना चाहे वो अपनी मर्जी से कोई सी भी विषय, गणित में रुचि है तो गणित ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है, कॉमर्स का कोई विषय ले सकता है, जैसा भी विषय वो लेना चाहे तो वो ले सकता है और वो 9th के बाद में हो जाएगा। इसका अर्थ ये होगा 10th की जो है बोर्ड समाप्त हो जाएगी। 10th क्लास के अंदर जो है वो बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, केवल बोर्ड एग्जाम जो है अब 12th में लिया जाएगा। और ये जो कक्षा है 9, 10, 11 या कक्षा 6 से 10 की अगर मैं बात करूं, 6 से 11 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो है परीक्षा प्रणाली जो है अब वो सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली हो जाएगी। अभी तक हमारे जो है साल के अंत में जो है परीक्षा ली जाती थी, वार्षिक परीक्षा जो मेन एग्जाम होता था वो साल के अंत में एक बार होता था, लेकिन अब जो है वो सेमेस्टर प्रणाली हो जाएगी। मतलब साल में जो है 2 बार आपकी परीक्षा ली जाएगी।
तो इसकी कुछ पॉजिटिव बातें भी है, कुछ नेगेटिव भी है। छात्रों के अंदर जो है साल में 2 बार परीक्षा होगी तो थोड़ा परीक्षा का भय बना रहेगा, वो जो है थोड़ा पढ़ाई करेंगे, हर 6 महीने बाद उनकी परीक्षा होगी, उसी में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कक्षा 6 से इसके अंदर जो है एक रिजल्ट के अंदर भी बदलाव किया जाएगा। रिजल्ट जो है इस प्रकार से दिया जाएगा कि बच्चों को जो है डायरेक्ट एग्जाम का नहीं, बल्कि देखो स्टूडेंट भी अपने उसको नंबर देंगे, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को नंबर देगा, बच्चा खुद जो है अपना स्वयं मूल्यांकन भी करेगा, बच्चा खुद जो है अपने आप को नंबर देगा। उसके अलावा जो है टीचर भी जो है उसको नंबर देगा, और टीचर इस बात के देगा जो शिक्षण कार्य होगा वो रचनात्मक कार्य ज्यादा होगा। अब जो परीक्षा में सवाल आएंगे वो रचनात्मक पे होंगे, ऐसे रटन विद्या पर जो है वो आधारित नहीं होंगे। अभी तक हम गांधी जी ने जो है कौन सा आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन की मुख्य बातें बताओ या उसका ऐसे कार्य बताओ, इस प्रकार के सवाल आते थे। अब जो है वो इस प्रकार के सवाल नहीं आएंगे, बच्चों को जो है रचनात्मक जो है वो ज्यादा सवाल आएंगे। गांधी जी की जगह यदि आप होते तो क्या करते, इस टाइप के सवाल जिसमें बच्चा खुद जो है कुछ स्वयं सोचे और उनके जवाब दे, तो इस टाइप के जो है परीक्षा प्रणाली हो जाएगी। और इस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम जो है हो जाएगा बच्चों का। काफी कुछ जो है इसके अंदर बदलाव हो जाएगी शिक्षा नीति लागू होने के बाद। इसमें जो सकल नामांकन होता है, सकल नामांकन जीईआर जिसको हम बोलते हैं, इस जीईआर को जो है इन्होंने 2030 एक लक्ष्य माना है। 2030 तक जो है वो 100% करने का एक लक्ष्य रखा है। सकल नामांकन विद्यालयों के अंदर जो होता है, सकल नामांकन का अर्थ ये होता है जैसे एक गांव के अंदर यदि हम सर्वे करें और हमने ये पता लगाया कि इस गांव में जो है 500 लड़के जो है मतलब 3 साल से लेके 18 साल तक के ऐसे बच्चे हैं, कुल जो है 500 लड़के हैं पूरे गांव के अंदर जो स्कूल में पढ़ने चाहिए, और 500 के 500 लड़के मान लो स्कूल जाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सकल नामांकन 100% हो गया। मतलब उस गांव में 500 लड़के पढ़ने वाले थे और 500 के 500 पढ़ रहे हैं, तो सकल नामांकन 100% हो गया। अब यदि 500 लड़के पढ़ने वाले थे और उसमें से किसी कारण से मान लो कुछ लड़के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मान लो 400 लड़के स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, या कुछ बड़ी लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया किसी कारण से, तो अब जो है सकल नामांकन कक्षा 1 से 5 का जो सकल नामांकन यदि हम बात करें तो अभी जो है 75% सकल नामांकन है। मतलब 100 में से जो है 75 लड़के ही स्कूल जा रहे हैं, 25% लड़के या लड़कियां किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रही है। तो इस शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया, ज्यादा जोर दिया गया कि सकल नामांकन 100% किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको स्कूल से जोड़ा जाए, जो ड्रॉप आउट है, जो किसी कारण से स्कूल छोड़ चुके हैं छात्र या छात्राएं, उनको भी स्कूल से जोड़ा जाए। तो 2030 का एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है वो 100% हम सकल नामांकन कर लेंगे। ग्रेजुएशन के अंदर जो है आपके 4 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी। 4 साल के अंतर्गत जो है इसमें एक और जो नई बात और अच्छी बात जो जोड़ी है वो ये है कि इसमें आपको हर साल की जो है वैल्यू दी जाएगी। अर्थात मान लो कोई प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर करके और किसी कारण से अगर चला जाता है तो उसको फर्स्ट ईयर का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सेकंड ईयर करके वो जो है बीएससी अगर छोड़ता है किसी कारण से तो उसको सेकंड ईयर का जो है वो डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर करने के बाद अगर छोड़ता है तो थर्ड ईयर तक की जो है उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा या डिग्री मिल जाएगी। और पूरी अगर 4 साल की कर लेता है तो उसको बीएससी रिसर्च की, ये बीएससी या बीए नाम नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था स्टेट तो समाप्त हो चुकी है, ये बीएससी बीए जो भी है ये अब नाम नहीं रहेगा, केवल ग्रेजुएशन रहेगा और 4 साल की रहेगी और हर साल की जो है वैल्यू रहेगी। अगर 1 साल करके छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद में उसको जो है ग्रेजुएशन का डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 साल बाद में उसको डिग्री मिल जाएगी और 4 साल कंप्लीट होने पर उसकी 4 साल की रिसर्च ये मिल जाएगा ग्रेजुएशन का उसको। और इसमें भी जो है एक री एंट्री की और सुविधा दी गई है। अर्थात मान लो कोई लड़का जो है फर्स्ट ईयर करता है या सेकंड ईयर करता है, उसके बाद में मान लो कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वो इसको सेकंड ईयर तक छोड़ करके बीच में जो है 5-6 महीने कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वहां जाके दूसरा कोर्स करके और वापस आके फिर जो है थर्ड ईयर में प्रवेश लेके और ग्रेजुएशन पूरी कर सकता है। मतलब बीच में छोड़कर अभी तक क्या होता था, अगर आपने मान लो ग्रेजुएशन 1 साल की कर ली और उसके बाद में किसी कारण से छोड़ दी और दूसरा काम करके जब वापस आते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से वापस पढ़नी पड़ती, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल पूरा आपको वापस करना पड़ता। लेकिन अब आप जितना पढ़ के जहाँ पे छोड़ोगे, मान लो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ दी, उसके बाद में वापस आओगे सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, सेकंड के बाद किया तो आपको थर्ड ईयर में मिल जाएगा और थर्ड के बाद में जो है फोर्थ में एडमिशन मिल जाएगा। बीच में कहीं पर भी किसी कारण से मान लो कोई पैसों की कमी के कारण छोड़ता है या कोई विदेश में कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है 5-6 महीने का, तो वो एक्स्ट्रा कोर्स करके भी यहाँ वापस आके ज्वाइन कर सकता है।
अब ऐसे मत बोल देना कि मान लो महीना भर कर बीच में जाना चाह रहा है, 2 महीने के लिए बीएससी करके 2 महीना बाद में, तो इतना भी जो है इसको हल्का नहीं करना। 1 साल पूरा आपने कर लिया, साल भर बाद में ब्रेक ले सकते हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ना है, तो 4 साल की जो है आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी और इसी के साथ में जो है बीएड भी जुड़ी रहेगी। आपके जो है इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो चालू हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, 12th के बाद में बच्चों को ये डिसाइड करना पड़ेगा, अगर वो मान लो टीचर बनना चाहता है, बीएड करना चाहता है, तो वो बीए प्लस बीएड का जो कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं, बीए प्लस बीएड है या बीएससी प्लस बीएड है, इस प्रकार से उसमें एडमिशन ले सकता है। और उसमें क्या होगा, 4 साल में बीए और बीएड दोनों हो जाएंगे। अगर अलग अलग करना चाहें तो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की बीएड होती है, 5 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ करना चाहोगे तो आपके 4 साल में ही ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाएंगे। तो ये आपको 1 साल का जो है इसमें अतिरिक्त जो है फायदा मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। और आने वाले धीरे धीरे समय में बीएड जो है, अकेली बीएड वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मतलब ज्यादा जो है अकेली खाली बीएससी के बाद में बीएड करना चाहेगा तो कर ही नहीं सकेगा। बीएड जो है इसके साथ भी जोड़ दी गई है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 साल का ये कोर्स होगा और इसी के अंतर्गत उसको करनी पड़ेगी। अगर बीएड करना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन प्लस बीएड करनी पड़ेगी। खाली ग्रेजुएशन करना चाहता है उसके लिए ग्रेजुएशन की सुविधा रहेगी, लेकिन खाली बीएड वालों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं रहेगी, ग्रेजुएशन के साथ में उसकी बीएड हो जाएगी। तो ये बीए और बीएड का हो गया। बीएड जो है वो जैसा मैंने बताया अलग से जो है बीएड की मान्यता वो समाप्त हो जाएगी, इसके ग्रेजुएशन के साथ में रहेगी। अब और इसके बाद में जो है एमएससी यदि करना चाहेगा कोई उसके बाद में, तो एमएससी जो है 1 या 2 साल की होगी। मतलब जिसने 4 साल में बीएससी की है, जिसने ग्रेजुएशन के अंदर 4 साल लगाए हैं, अब वो अगर एमएससी करना चाहता है, एमएससी का मेरा मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है। यहाँ पे एमएससी और एमए पे जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम तो रहेगी नहीं, यहाँ पे समाप्त हो गई। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो जिसने 4 साल ग्रेजुएशन में लगाए हैं, अब उसको 1 ही साल लगाना पड़ेगा और 1 साल में उसकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। अब मान लो किसी ने 3 साल की ग्रेजुएशन की थी और 3 साल बाद में अगर वो एमए करना चाहता है, तो अब उसको जो है 2 साल करने पड़ेंगे। कुल मिला के जो है ग्रेजुएशन के बाद में जो है अगर 3 साल की यहाँ पे की है तो 2 साल एमए के अंदर लगाने पड़ेंगे, 5 साल शिक्षण होगा। अगर 4 साल यहाँ पे लगा दिए तो फिर 1 साल में उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। इसके बाद में एमए के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो एमफिल का एग्जाम होता है। अब एमफिल को जो है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, एमफिल का एग्जाम जो है वो नहीं होगा। और इसके बाद में जो है हायर एजुकेशन में जो है पीएचडी होती है, और पीएचडी जो है अब एमए के बाद में डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हो। पहले क्या होता था, पीएचडी के लिए एमफिल का एग्जाम देना जरूरी होता था, एमफिल करने के बाद में जो है पीएचडी में प्रवेश मिलता। अब जो है एमफिल को समाप्त कर दिया और छात्र जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में डायरेक्ट जो है वो पीएचडी कर सकता है। शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती जो है टेट का जो एग्जाम होता था, आरटी जो रेट या टेट का एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, उसका भी जो है दायरा बढ़ा दिया जाएगा। और शिक्षक भर्ती में भी जो है पारदर्शिता लाई जाएगी। और शिक्षक भर्ती के अंदर जो अभी तक जो है प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते थे, लेवल 1 और लेवल 2 के, उनके लिए जो है रीट का एग्जाम होता था। और जो सेकंड ग्रेड के वरिष्ठ अध्यापक होते हैं उनके लिए रीट का एग्जाम मान्यता नहीं थी, लेकिन अब जो है वरिष्ठ अध्यापकों के लिए भी रीट का एग्जाम कर दिया जाएगा। रीट एग्जाम जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। 10वीं तक के जो टीचर बनना चाहते हैं उनको भी उनके एग्जाम देना। टीचर्स ट्रेनिंग की यदि हम बात करें तो टीचर्स ट्रेनिंग और शिक्षण कार्य, इन दोनों के अंदर जो है ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑनलाइन जो शिक्षण है उस पे जो है अभी आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर भी जो सभी शिक्षण कार्य हैं या टीचर्स की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो सारी जो है ऑनलाइन ही हो रही थी। तो ऑनलाइन शिक्षण को जो है और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ई एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत सारा शिक्षण कार्य छात्रों का जो है ऑनलाइन होगा। और शिक्षकों की जो ट्रेनिंग्स जितनी भी होती है, साल के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, वो सारी ट्रेनिंग्स भी जो है ऑनलाइन करवाई जाएगी। तो ऑनलाइन को जो है इसमें ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंदर और है, यदि भारत के अंदर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है, उन टॉप यूनिवर्सिटी में जो विदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटी को भी भारत के अंदर अपनी ब्रांच खोलने का मौका मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ जितनी भी विदेशी टॉप 50 ब्रांच यूनिवर्सिटी है वो अपनी ब्रांच जो है भारत में खोल सकती है। इसका फायदा ये होगा यदि कोई भी लड़का मान लो विदेश से जो है शिक्षण कार्य करना चाहता था,
अब उसको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहीं पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका, रूस, जापान जो भी चाहे वो हमारे इंडिया के अंदर जो है अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकती है। उनको भी जो है इस बात की परमिशन मिलेगी, वो अपनी टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे भारत में अपनी ब्रांच खोल सकती है, ताकि हमारे देश के बच्चों को जो है विदेश शिक्षण का जो है मजा देश के अंदर ही मिल जाएगा और विदेश में ना जाकर के यहीं पे जो है वो यूनिवर्सिटी में शिक्षण कार्य कर सकेगा। जितनी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या और कोई भी जितने भी मान्य यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे ब्रांच खोल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। यदि आप और कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो। कोई भी यदि शंका हो, कोई सवाल हो आपका, तो कमेंट्स में आप इस चीज को पूछ सकते हो। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।